इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में आप समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों, स्टेक होल्डर और अपने सदस्यों को हम आमंत्रित करते हैं। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हर एक रविवार को अपने समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए उसके आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए हर एक रविवार को अपने निर्धारित समय पर ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला का आयोजन करती है, जिसमें उद्योग, वाणिज्य, व्यापार से संबंधित विभिन्न नीतियों और योजनाओं को आप लोगों के बीच में लाता है। उम्मीद है कि आप जो कुछ भी यहाँ से सीखेंगे, समझेंगे, उसको अपने समुदाय में उसके आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए इसे प्रचार प्रसार और वितरित करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, हर एक रविवार को एक नए हम विषयों को लेकर आप लोगों के बीच में आते हैं। यदि आप जो है आज पहली बार बैठे हैं तो कॉपी कलम अपने साथ रखें, ताकि जो कुछ भी हम यहाँ आपको सिखाते पढ़ाते हैं उसको राइट डाउन करें और उसको जो है बार बार जो है उसको अध्ययन करें, ताकि आपको जो है समझ में आ सके। आज का हमारा जो विषय है वह है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। ठीक है, हमारे देश में जो है 1991 में नई आर्थिक नीति के साथ साथ जो है 3 बिंदुओं को, इकोनॉमिकल पॉइंट को लाया गया था, जिसमें जो है आपका उसको हम संयुक्त रूप से कहते हैं कि LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पर हमने इसी चैनल पर जो है क्लास दिया है विस्तार से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहां जो है आपको मिल जाएगा। आज जो हम सब्जेक्ट को लेकर के बैठे हैं वह है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को आसानी से समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन वास्तव में है क्या। तो आप ग्लोबलाइजेशन शब्द जो है यह अंग्रेजी का शब्द है। इसको कहीं कहीं आप गूगल में अगर देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ आएगा भूमंडलीकरण। फिर कहीं आप देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ आएगा वैश्वीकरण। यदि आप जो है पढ़े लिखे लोगों से पूछेंगे तो वह बताएगा कि भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण दोनों एक ही चीज है। और गूगल पर आप सर्च भी करेंगे ग्लोबलाइजेशन का तो उसका अर्थ यही आएगा, कहीं लिखेगा भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण। या आप जो है एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण एक दूसरे के पर्यायवाची है, यानी कि जो है साइनोनिम है, ये पर्यायवाची शब्द है। लेकिन यह जो है अगर आप थोड़ा सा भी इकोनॉमिकल जो है समझ बूझ रखते हैं तो आप जो है भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण को दोनों को अलग अलग समझेंगे। लेकिन यदि आपकी शैक्षणिक योग्यता और समझ बूझ जो है वह अच्छी नहीं है तो आप दोनों को एक ही चीज समझेंगे कि भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण दोनों एक ही चीज है। नहीं, भूमंडलीकरण जो है वह विकसित देशों के लिए, और विकसित देशों में जो ग्लोबलाइजेशन है उसको हम लोग भूमंडलीकरण कहते हैं। और विकासशील देशों में जो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है वैश्वीकरण। अब कहेंगे ये क्या चक्कर है भाई, ग्लोबलाइजेशन जो है विकसित देशों के लिए और विकासशील देशों के लिए अलग अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग अलग है। क्यों? क्योंकि अब देखिए भूमंडलीकरण किसको कहते हैं। भूमंडलीकरण का मतलब होता है जब कोई विकसित देश विकासशील देशों का भूमि और श्रम यानी लैंड और लेबर का उपयोग अपने फायदे के लिए करता है, उसको हम लोग भूमंडलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जब कोई विकसित देश विकासशील देशों का भूमि और श्रम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है तो उसको हम लोग कहते हैं भूमंडलीकरण। अब वैश्वीकरण क्या हुआ, तो वैश्वीकरण जो है वह विकासशील देशों के लिए होता है। क्या होगा, विकासशील देश क्या करेगा, विकसित देशों से जो है वह क्या करेगा, व्यापार, यानी विकसित देश के लोग विकासशील देश में व्यापार करेगा।
विकसित देश विकासशील देशों में निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। और क्या, वह अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ जो है भेजेगा, विकासशील देश उसको आयात करेगा। और क्या, ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति, विकसित देश क्या करता है, अपना प्रचार प्रसार और वितरण जो है विकासशील देशों में करता है। और बदले में यहाँ से क्या लेता है, तो बदले में यहाँ से श्रम और भूमि लेता है। यानी कि मान लेते हैं भारत जो है अमेरिका से क्या करता है कि अमेरिका के कई कंपनी भारत में काम करता है, यूरोप के कई कंपनी भारत में जो है यहाँ है। तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ का भूमि, यहाँ का श्रम और पूंजी किसकी है, विकसित देशों का है। तो ये क्या करता है, वैश्वीकरण हुआ कि जब कोई विकासशील देश विकसित देशों से निवेश, व्यापार, संस्कृति, तकनीकी, संचार इसका आयात करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। अब जो है मतलब भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण यह दोनों का अंतर हम आपको बता रहे हैं। अब शेड्यूल ट्राइब के लोग कहेंगे कि जी हम जो है भूमंडलीकरण जान करके और वैश्वीकरण जान करके क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, ग्लोबलाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट जो है आपके ऊपर, आपके वंशजों के ऊपर हो रहा है। आप लगातार जो है ग्लोबलाइजेशन के शिकार हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप ग्लोबलाइजेशन के शिकार हैं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं। आपके बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई कर करके बैठ करके कर रहे हैं तो वह समझ रहा है ज्ञानी है, लेकिन नहीं, आप जो है ग्लोबलाइजेशन का शिकार हो रहे हैं। और मेरा कर्तव्य है, चूंकि मैं दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र पासवान, शेड्यूल ट्राइब के आर्थिक क्रांति, मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं। जागरूक इसलिए करना चाहता हूं कि ग्लोबलाइजेशन का 100% इफेक्ट जो है वह शेड्यूल ट्राइब के ऊपर हो रहा है और शेड्यूल ट्राइब को पता ही नहीं है। आपको जो है अप्रत्यक्ष रूप से विकसित देशों के हाथों में बेच दिया गया है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हमको बेचा गया है। हम चाहते हैं कि आप जो है गुलामी के बंधन से मुक्त होइए। आप कहेंगे जी देश तो आजाद है तो हम गुलाम कैसे हो गए। आपको मैंने क्या कह रहा हूं कि आप जो है पूरी तरह से गुलाम हैं और आपको बेचा गया है विकसित देशों में। विकसित देशों के साथ आपको समझौता के अधीन आपको बेचा गया है। सिर्फ शेड्यूल ट्राइब को बेच दिया गया है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि भाई कैसे जो है हमको बेच दिया गया है। तो आगे के क्लास में हम इसी चीजों को बताएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण। तो जब विकसित देशों ने विकासशील देशों के साथ समझौता किया कि भाई मैं आपके देशों को ज्ञान विज्ञान, न्यू टेक्नोलॉजी, कला संस्कृति, निवेश और व्यापार देंगे जिससे आपके देशों में खुशहाली होगा, बदले में आप क्या देंगे। तो जिस देश में तुम रह रहे हो शेड्यूल ट्राइब के लोग, उस देश के सर्वे सर्वा ने कहा कि महोदय हम आपको जो है जमीन देंगे यहाँ का, और यहाँ से लेबर आपको देंगे, और आज आप अप्रत्यक्ष गुलाम हैं, गीग वर्कर्स हैं, और आप जो है शिक्षित कामगार हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप कैसे गुलाम हैं। तो वैश्वीकरण के दौर में यहाँ जो है जो विकासशील देश है वह क्या करता है कि उसको गीग वर्कर और प्रत्यक्ष गुलाम और शिक्षित कामगार पैदा करने के लिए यहाँ एक शिक्षित शिक्षा प्रणाली बनाई गई है कि जिसमें क्या होगा। अब मान लेते हैं हीरो होंडा, तो विकसित देशों का जो है कंपनी आई और हीरो के साथ जो है उसने कांटेक्ट किया और वहां बनाया। उसमें जितने लेबर है, कहाँ का लेबर है, इंडिया का लेबर है। वो इन्वेस्टमेंट यहाँ क्यों किया है, इसी शर्त पर किया है कि भारत सरकार के लोग उसको क्या करेगा कि गुलाम प्रदान करेगा, इनडायरेक्ट स्लेवरी जो है उसको प्रदान करेगा, गीग वर्कर्स देगा। मान लेते हैं जोमेटो,
यहाँ की कंपनी तो है नहीं कि यहाँ की कंपनी है, नहीं है KFC यहाँ की कंपनी तो है नहीं, बाहर के देशों की कंपनी है, लेकिन उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो कहाँ के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं। और उसमें ज्यादा से ज्यादा कौन है, गिग वर्कर्स में जो है 90% लोग जो है वह शेड्यूल ट्राइब का है। इनडायरेक्ट स्लैब जो है यानी अप्रत्यक्ष गुलाम जो है उसमें 90% शेड्यूल ट्राइब है। तो यानी कि यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को तोड़ मरोड़ करके रख दिया जाए और यहाँ से जो शिक्षित होने वाले लोग हैं वह क्या होगा कि अप्रत्यक्ष गुलाम बनेगा, गिग वर्कर बनेगा और शिक्षित कामगार बनेगा। कभी कभी आप सुने होंगे कि भाई मेरा बेटा जो है MNC में काम कर रहा है, क्या भाई मल्टीनेशनल कंपनी में, बड़ा घमंड समाज में करता है कि मेरा बेटा MNC में काम कर रहा है, लेकिन नहीं, MNC का मतलब क्या हुआ, विकसित देशों का कंपनी। कहाँ काम कर रहा है, विकासशील देशों में काम कर रहा है। और उसमें कौन काम कर रहा है, तो अप्रत्यक्ष गुलाम काम कर रहा है। कौन है, SC ST OBC के लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो विकसित देश के जो सर्वे सर्वा है और वहां की जो कंपनियां हैं वह विकासशील देशों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहता है कि देखो तुम्हारे देश में अगर हम निवेश करेंगे, तुम्हारे देश में अगर व्यापार करेंगे, तुमको अगर टेक्नोलॉजी देंगे, तुमको अपना संस्कृति देंगे, तो बदले में तुमको क्या करना है कि वहां से जो है अप्रत्यक्ष गुलाम हमको देना है, गिग वर्कर्स देना है और शिक्षित कामगार देना है। अब कैसे होगा, तो एक जो है आपका दार्शनिक है जिसको हम लोग कहते हैं बेनेडिक्टो क्रोचे, याद रखना, गूगल पर पढ़ लेना, बेनेडिक्टो क्रोचे। उसने जो है कहा कि जी ऐसा होगा, उन्होंने जो है एक मानसिक व्यापार, अभी जो ग्लोबलाइजेशन का दौर, बार बार हम कहते हैं कि यह जो है भूमंडलीकरण का दौर है, यह वैश्वीकरण का दौर है, यह टाइम जो है ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हमारा लोग क्या समझता है, जो सरकारी नौकर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई करता है, कहता है कि विश्व के सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ निवेश, व्यापार, संस्कृति और लोगों का आदान प्रदान करेगा। इसी जगह तुम मार खा जाते हो। व्यापार तो ठीक है, निवेश भी ठीक है, संस्कृति भी जो है ठीक है, लेकिन लोगों का आदान प्रदान, आवागमन नहीं बोल रहा है। तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो पढ़ाई है वह नौकर बनने वाला पढ़ाई है, तार्किक पढ़ाई तो है नहीं, लॉजिकल पढ़ाई, इसलिए तुम इस बातों को नहीं समझते हो। फिर से देखो वहां क्या है, गूगल में कहीं भी पढ़ोगे कि ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन, भूमंडलीकरण का डेफिनेशन, वैश्वीकरण का डेफिनेशन, वहां क्या डेफिनेशन पढ़ोगे तुम कि विश्व के सभी देशों के साथ वहां व्यापार, निवेश, संस्कृति, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और लोगों का आदान प्रदान। लोगों का आदान प्रदान, आदान प्रदान को शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो क्या, लेन देन, लोगों का लेन देन। कहां है पूरे विश्व का ह्यूमन राइट्स, क्या कर रहा है वो, क्यों, क्योंकि वह जानता है कि विकासशील देशों को विकसित देश जितना कर्जा देता है, वर्ल्ड बैंक जितना कर्जा देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जितना देता है, वह इसीलिए देता है कि वहां के जो मूल निवासी है, वहां के जो बैकवर्ड लोग हैं, उसको क्या करना है, ऐसा शिक्षा देना है ताकि वह अप्रत्यक्ष गुलाम, मतलब गुलाम है लेकिन गुलामों को पता नहीं चलना चाहिए कि वह गुलाम है, अप्रत्यक्ष गुलाम। गिग वर्कर मतलब वह काम कर रहा है, विदेशों के कंपनियों में काम कर रहा है, क्या, बिना भत्ता के, बिना कोई टर्म कंडीशन के, बिना कोई छुट्टी के, बिना कोई ये चीज फिक्स सैलरी के वो काम कर रहा है, गिग वर्कर्स। यानी विकासशील देशों को क्या करना है, विकसित देशों के लिए जो है ऐसे लोगों को तैयार करना है जो उसके लिए काम करें। तो वह कैसे होगा, तो वह शैक्षणिक पद्धति पर प्रहार करके। तो बेनेडिक्टो क्रोचे जो था उसने कहा कि ग्लोबलाइजेशन जो है वह मानसिक व्यापार करता है,
मानसिक व्यापार मतलब कि तुम घर में बैठे हुए हो, तुम काम कर रहे हो, लेकिन तुमको पता नहीं कि तुम्हारा व्यापार हो गया है। तुम जो है अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम हो। SC ST को तो मालूम ही नहीं, वो तो आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ में व्यस्त है। वो तो आरक्षण से नौकरी लेंगे, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसका हो क्या रहा है। तो यहाँ का शिक्षा पद्धति पर जो है बेनोदेत्ते क्रोचे ने जो है बड़ा अच्छा जो है उस पर कहा कि यदि विकासशील देशों में आपको गीग वर्कर उत्पन्न करना है, अप्रत्यक्ष गुलाम उत्पन्न करना है, और वहां जो है शिक्षित कामगार उत्पन्न करना है, तो वहां दो तरह के शिक्षा देना है। कैसा कैसा शिक्षा देना है? पहला शिक्षा सहज ज्ञान, उसको हम लोग कहते हैं इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज मतलब सहज ज्ञान। सहज ज्ञान मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक, संविधान, और सब जो है शिक्षा, माना ऐसा ज्ञान जो आसानी से उसको जो है शिक्षा पद्धति, सहज ज्ञान। दूसरा क्या है? उसको भाई पढ़ाना है नैतिक ज्ञान, मोरल शिक्षा उसको देना है। तब वह क्या होगा कि अप्रत्यक्ष गुलाम, गीग वर्कर्स और शिक्षित कामगार बन जाएगा। तो अब हम ये चीजों को जब करोगे तो बताओ कितना सेंसिटिव मैटर है। तुम भारत देश के नागरिक हो, भारत में तुमने शिक्षा लिया है, किसी ने MA किया है, किसी ने PhD किया है, किसी ने इंजीनियरिंग किया है, किसी ने मेडिकल किया है, ये बहुत सारा चीज है। वह किस में आता है? वह सहज ज्ञान में आता है। यानी तुम जॉब करने के लिए, नौकर बनने के लिए अगर तुमने ज्ञान लिया है तो उसी को हम लोग कहते हैं सहज ज्ञान, इम्यूटिव एजुकेशन। तो भारत में जितने तरह का एजुकेशन है, वह एजुकेशन क्या है? नौकर बनने वाला, यानी नौकरी करने वाला, जॉब करने वाला। तो जॉब करने वाला, तो भारत ने क्या किया है? 1991 में ग्लोबलाइजेशन को लाया है। तो जाहिर सी है इसने क्या किया होगा? एग्रीमेंट किया होगा विकसित देशों से कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था इस टाइप का बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि इनडायरेक्ट स्लैब पैदा लेगा, गिग वर्कर पैदा लेगा, और एजुकेटेड जो है वर्कर्स पैदा लेगा, शिक्षित कामगार पैदा लेगा। तो अब कहोगे कि भाई ये तो विकासशील देशों में जो है सहज ज्ञान और जो है यहाँ नैतिक ज्ञान। तुम जितना शिक्षा लिए हो, नैतिक ज्ञान क्या है? वह उदारीकरण का अपोजिट है। मतलब मोरल नॉलेज इज रेसिप्रोकल ऑफ लिबरलाइजेशन। उल्टा है, वो एंटो है, एंटी है। मतलब यदि तुम नैतिक शिक्षा लिए हो, तुम उदारीकरण से वंचित हो। यदि तुम उदारीकरण करते हो तो नैतिक शिक्षा के तुम अपोजिट हो, तो उल्टा है उसका। और भारत का जितना भी शिक्षा पद्धति है, या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ने जो भी शिक्षा लिया है, वह क्या है? सहज ज्ञान है और नैतिक शिक्षा है। तो यदि तुमने सहज ज्ञान लिया है, सहज ज्ञान मतलब नौकरी करने के लिए तुमने ज्ञान लिया है, नौकरी करने के लिए, चाहे सरकारी नौकर बनने के लिए लिया है, चाहे प्राइवेट नौकर बनने के लिए। यानी तुमने यदि नौकर बनने के लिए तुमने पढ़ाई किया है, मतलब तुमने सहज ज्ञान लिया है। और साथ ही साथ तुमको क्या किया गया है? सहज ज्ञान के साथ साथ, जैसे भात है तो खाली जो है भात तो नहीं खाएगा, रोटी है, खाली रोटी तो आदमी नहीं खाएगा। रोटी के साथ क्या खाएगा? सब्जी खाएगा, दूध खाएगा, उसके साथ चटनी होगा, अचार होगा, सलाद होगा। तो यह सब चीज क्या है? वह नैतिक ज्ञान है। माना सहज ज्ञान के साथ साथ नैतिक ज्ञान परसना है। तो जो व्यक्ति सहज ज्ञान फिर हम रिपीट कर रहे हैं, सहज ज्ञान का मतलब होता है नौकर बनने के लिए। नौकर मतलब नौकर, चाहे सरकारी नौकर बनने के लिए किए हो या प्राइवेट नौकर बनने के लिए तुमने शिक्षा लिया है, मतलब वह सहज ज्ञान है। और उसके साथ क्या है? नैतिक शिक्षा दी गई है, मोरल नॉलेज दी गई है। तो मोरल नॉलेज क्या है? कि भात के साथ दाल सब्जी, तो दाल सब्जी हो गया नैतिक शिक्षा, भात हो गया तुम्हारा सहज ज्ञान। तो सहज ज्ञान और नैतिक शिक्षा मिलकर के पैदा क्या करता है? वह पैदा करता है वह
इनडायरेक्ट स्लेव यानी अप्रत्यक्ष गुलाम को पैदा करता है। क्या पैदा करता है? गिग वर्कर्स को पैदा करता है। क्या पैदा करता है? शिक्षित कामगार को पैदा करता है। तो बेनेडिक्टो क्रोचे ने कहा कि विकासशील देशों को यह हिदायत दीजिए कि उसके शिक्षा व्यवस्था में जो है लॉजिक का कहीं स्थान नहीं होना चाहिए, मतलब तार्किक ज्ञान वाला पढ़ाई नहीं होना चाहिए और आर्थिक ज्ञान वाला पढ़ाई नहीं होना चाहिए। क्या पढ़ाई होना चाहिए विकासशील देशों में? सहज ज्ञान। सहज ज्ञान मतलब नौकर बनने वाला ज्ञान, चाहे सरकारी नौकर चाहे प्राइवेट नौकर बनने वाला ज्ञान, और साथ ही साथ उसको नैतिक शिक्षा पे, अब भारत में यही शिक्षा पद्धति है। और शेड्यूल ट्राइब के जो लिखता है डॉक्टर फलाना चिलना, ये फलाना कॉलेज में प्रोफेसर है, चिलना कॉलेज, वो क्या लिया है? वो सहज ज्ञान लिया है। किस लिए लिया है? नौकर बनने के लिए लिया है और उसका व्यापार हो चुका है, वो गुलाम है। समझने की जरूरत है, वो गुलाम हो चुका है। गुलाम मतलब जैसे एक जानवर हो गया तुम्हारा कि भाई उसको रस्सी में बांधा जाता है, ठीक है, तो वही खाली जो है पालतू नहीं हुआ। मुर्गी को रस्सी में थोड़े बांधा जाता है। मुर्गी जो है दिन भर सुबह खोल दिया, रात में फिर भाड़ में चला आया, तो वैसा ही सरकारी नौकरवा है। वो सोचता है हम तो 10 से 4 बजे नौकरी कर रहे हैं, हम काहे के गुलाम? नहीं, तुम खुला मुर्गी है। अब प्राइवेट वाला कौन है? गला में रस्सी बांधने वाला जो है वो है। तो इस तरह से अगर तुम देखोगे तो तुम जो है अप्रत्यक्ष गुलाम, गिग वर्कर और शिक्षित कामगार है। तो मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, अब हमको बाइफार्केट करना है कि वास्तव में तुम जो है अप्रत्यक्ष गुलाम हो, तुम गिग वर्कर है या शिक्षित कामगार है या फिर तुम मालिक है, क्या है तुम? तो इसको करने के लिए जो है कुछ पैरामीटर सेट किया गया है, 10 लक्षण बताया गया है कि अगर वह 10 लक्षण तुम्हारे अंदर है तो तुम वास्तव में अप्रत्यक्ष गुलाम है, गिग वर्कर्स है और शिक्षित कामगार है, मालिक नहीं है। अभी 10th क्लास का रिजल्ट आया है, 10+2 का रिजल्ट आया है। तुम अपने बच्चे को बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाओगे, लेकिन दिलाने के साथ ही साथ तुम अपने बारे में और अपने बच्चे के बारे में यह सोच लेना जरूरी है कि वास्तव में तुम कहीं अप्रत्यक्ष गुलाम तो नहीं हो, या अभी तक तुम जो है गिग वर्कर्स तो नहीं हो, या तुम शिक्षित कामगार तो नहीं हो। ये 3 बात अपने आप से जो है पूछना है कि क्या आज तक, अभी तक जब ये वीडियो तुम सुन रहे हो तो अपने आप से पूछना है कि तुम वास्तव में क्या है, अप्रत्यक्ष गुलाम, गिग वर्कर या शिक्षित कामगार। यदि तुमने जो है सहज ज्ञान यानी नौकरी करने के लिए ज्ञान प्राप्त किए हो और नैतिक शिक्षा तुम्हारे अंदर में है, तो वास्तव में तुम जो है क्या है, डायरेक्ट जो है तुम यह समझ लो कि तुम अप्रत्यक्ष गुलाम है, तुम जो है गिग वर्कर है और शिक्षित कामगार है। लेकिन जब तुम अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए ले जा रहे हो, तुम तो हो ही, यदि तुमने नौकरी के लिए शिक्षा लिया है और नैतिक शिक्षा है तुम्हारे अंदर में, तो तुम हो ही, तुम गुलाम ही है, एकदम ये 100% सत्य हो गया। लेकिन तुम अपने बच्चे में यह गुण, जो लक्षण हम बता रहे हैं, यह लक्षण उसमें देखो कि कहीं तुम्हारा पीढ़ी, अगला पीढ़ी जो तुम्हारा बच्चा है, जो तुम्हारा वंशज है, क्या वह भी तो अप्रत्यक्ष गुलाम, गिग वर्कर्स और शिक्षित कामगार बनने नहीं जा रहा है? इस चीजों को देखना है। तो उसमें जो है बेनेडिक्टो क्रोचे ने जो है बताया है कुछ लक्षण कि क्या तुम्हारे बच्चे ने सहज ज्ञान प्राप्त किया है, 1 नंबर। दूसरा, क्या तुम्हारे बच्चे में तुमने नैतिक ज्ञान डाला है। तीसरा, क्या तुम्हारे बच्चे जो है धार्मिक ज्ञान और धार्मिक रीति रिवाजों में संलिप्त होता है या तुम उसको धार्मिक रीति रिवाजों में संलग्न करते हो, ठीक है। चौथा, तुम्हारा बच्चा जो है जॉब करने के प्रति, नौकरी करने के, चाहे सरकारी या प्राइवेट, नौकरी करने के प्रति प्रेरित है। हाँ, इसके बाद छठा, देश सेवा, समाज सेवा की बात करता है तुम्हारा बच्चा। तुम्हारा बच्चा यदि मनोरंजन में लिप्त रहता है
टीवी देखता है, वीडियो देखता है, वीडियो गेम खेलता है, मोबाइल में, यूट्यूब में, फेसबुक में, ये सब में संलग्न रहता है, यानी मनोरंजन में लिप्त रहता है। हाँ, अपने पूर्वजों महापुरुषों का गुणगान करता है, चर्चा करता है, हाँ, उसके थाउट पे चलता है। इसके बाद बुनियादी सुविधाओं के लिए कार्य करता है। बुनियादी सुविधा मतलब भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा और आवास के लिए, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा के लिए कार्य करता है क्या बच्चा तुम्हारा। और पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, हम 10 को गिनाए। क्या क्या? पहला सहज ज्ञान तुम्हारे बच्चे ने लिया है, दूसरा नैतिक ज्ञान लिया है, तीसरा जो है धार्मिक ज्ञान लिया है, चौथा जॉब करने के प्रति प्रेरित है, पांचवा जो है देश सेवा, समाज सेवा के प्रति जो है वो बात करता है, मनोरंजन में लिप्त रहता है, अपने पूर्वजों महापुरुषों का गुणगान चर्चा करता है। इसके बाद बुनियादी सुविधाओं के लिए, बुनियादी सुविधा मतलब भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, इसके लिए वह कार्य करता है और पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता है। तो यदि ऐसा लक्षण तुम्हारे बच्चे में है तो तुम्हारे ही तरह, जिस प्रकार तुम अप्रत्यक्ष गुलाम है, तुमको पता ही नहीं है कि तुम गुलाम है, तुम गीग वर्कर है, तुम जो है शिक्षित कामगार है, तो तुम्हारा बच्चा भी समझो कि वह अप्रत्यक्ष गुलामी की ओर जा रहा है। तुम्हारा बच्चा भी गीग वर्कर्स बनने जा रहा है, तुम्हारा बच्चा भी शिक्षित कामगार बनने जा रहा है, वह मालिक नहीं बन सकता है। मालिक बनने के लिए क्या होगा जनाब? तो मालिक बनने के लिए जो है उसको तार्किक ज्ञान का शिक्षा लेना पड़ेगा, उसको आर्थिक ज्ञान का शिक्षा लेना पड़ेगा, उसको जो है ज्ञान विज्ञान की शिक्षा लेना पड़ेगा, उसको स्टार्टअप और इनोवेशन का शिक्षा लेना पड़ेगा, उसको कला संस्कृति की शिक्षा लेना पड़ेगा, उसको खेल कूद की शिक्षा लेना पड़ेगा। ये सारे शिक्षा अगर वह लिया है तो वह मालिक बनेगा, अदरवाइज वह गुलाम ही है। तो ग्लोबलाइजेशन में हमने यही चीज जानते हैं, नटसेल में तुमको बता देता हूं कि भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण को हम अच्छा ढंग से समझा रहे हैं। वैश्वीकरण का मतलब ही होता है कि उस विकासशील देशों के मूल निवासी कौन है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, भारत के संदर्भ में, उसको अप्रत्यक्ष गुलाम बनाया जाए, उसको गीग वर्कर बनाया जाए, उसको जो है शिक्षित कामगार बनाया जाए। तो मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, मैं आपको सचेत करता हूं, सावधान करता हूं कि आप जो है नैतिक शिक्षा, सहज ज्ञान मत लीजिए। आपको जो है आर्थिक ज्ञान लेना है, आपको जो है लॉजिक नॉलेज मतलब तार्किक ज्ञान लेना है, आपको स्टार्टअप और इनोवेशन का लेना है, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ज्ञान लेना है, आपको आविष्कार का ज्ञान लेना है, आपको खेल कूद का लेना है, आपको कला संस्कृति का ज्ञान लेना है, और यही सब चीजों में है। लेकिन हमारे लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग सहज ज्ञान में ज्यादा रुचि लेते हैं। क्यों सहज ज्ञान? इसलिए लेते हैं कि मेरा नौकरी होगा। अरे मूर्ख कहीं का, मात्र जो है 1.9 से भी कम परसेंट रह गया है सरकारी नौकरी। अभी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अभी CJI जो है BR गवई बने हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का, और वह गए थे महाराष्ट्र में, वहां प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, तो सारे SC ST जो है हल्ला करने लगे कि उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया, प्रोटोकॉल नहीं दिया। अब ये तुम बताओ कि चीफ जस्टिस बड़ा है कि राष्ट्रपति? तुम्हारा से 2 गो बड़ा राष्ट्रपति हुआ है, रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी। तो देखो उसके साथ क्या हुआ। रामनाथ कोविंद जी जगन्नाथ मंदिर गए, वहां उनको धक्का मार दिया, वहां घुसने नहीं दिया, और नया जो है संसद भवन बना, उसका उद्घाटन में जो है द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया। तो तुम किस मुगलते में है भाई? तुम किस भ्रम में रहते हो तुम? बेटा याद रखना, जो बार बार बतियाते हो तुम लोग का मूवमेंट खाली आरक्षण के इर्द गिर्द घूमता है, तो ध्यान रखना इस बातों को। प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, मैं इसी चैनल पर रखा हुआ है, तो पढ़ लेना, ध्यान से सुन लेना।
अब सरकारी नौकरी नहीं है तो तुम चाटेगा आरक्षण लेकर करके। संविधान तुमको पद दिला सकता है, जैसे राष्ट्रपति बन गया, सीजेआई बन गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता है। आरक्षण तुमको नौकर बना सकता है, मालिक नहीं बना सकता। ये दोनों बात को ध्यान रखना। संविधान तुमको पद दिला सकता है, प्रतिष्ठा नहीं दिला पाएगा, ठीक है। आरक्षण तुमको नौकर बना सकता है, मालिक नहीं बना सकता है। तो इस चीजों को ध्यान रखना। उम्मीद है कि तुम ग्लोबलाइजेशन को समझ गया है। ग्लोबलाइजेशन मतलब विकासशील देशों में वहां के मूल निवासियों को अप्रत्यक्ष गुलाम बनाना, गिग वर्कर्स बनाना और शिक्षित कामगार बनाना, यही नटसेल में जो है तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है। इस चीजों को समझिए। तो अब हम लोगों को कौन भाई पद प्रतिष्ठा और जो है अमीर बना सकता है? एकमात्र उपाय, बाजारीकरण को समझो, उदारीकरण को समझो, ग्लोबलाइजेशन को समझो। ये तीनों को यदि तुम समझ गया, यानी बाजारीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण, इसको यदि तुम समझ गया तो तुम मालिक बन जाएगा। तो मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, आज इतना ही। अगले रविवार को हम जो है पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये जो चीज़ सीखे समझे इसको जो है आप आगे बढ़ाइए। अगर इसमें कुछ आपको जो है लगता है तो आप कमेंट कर करके हमसे पूछ भी सकते हैं। हम अपने महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू एवं जितने भी जाने अनजाने दलित आदिवासी समुदाय के महापुरुष हैं, उन समस्त महापुरुषों के प्यारे नाम लेकर के आज के उद्यमी पाठशाला की समापन की घोषणा करते हैं। अगले रविवार को निर्धारित समय पर हम पुनः मिलेंगे। हम समस्त सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, हम वहाँ फॉलो कर सकते हैं और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आर्थिक क्रांति का आगाज होगा, सिर्फ SC ST का राज होगा। समस्त शुभकामनाओं के साथ, जय भीम।